दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। एमए भूगोल और बीए भूगोल में जो पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। एमए भूगोल सेकेंड सेमेस्टर में जो वैकल्पिक पेपर पर्यावरण है, उस पर्यावरण में एक यूनिट के तहत एक टॉपिक है प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप में क्या नुकसान होते हैं, प्राकृतिक प्रकोप में क्या समस्याएं आती हैं, इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज का टॉपिक है हमारा। और देखते हैं भूमि क्षरण के प्रकार। जो प्राकृतिक प्रकोप है, उन सारे प्राकृतिक प्रकोपों में भूमि क्षरण एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, कृषि प्रधान देशों में, खासतौर से भारत में, पूरी की पूरी कृषि मिट्टी पर उर्वरा शक्ति से युक्त भूमि पर होती है, और यदि भूमि क्षरण होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यह एक भयावह समस्या है कृषि प्रधान देशों की। तो बात भारत की है और कृषि की है, तो भूमि क्षरण प्राकृतिक प्रकोप में सबसे महत्वपूर्ण है। अब भूमि क्षरण क्या है और यह कैसे होता है, इसको हम आपको बताएंगे। भूमि जो धरातल पर ऊपरी भाग है, क्रस्ट या पपड़ी, इस पूरे पपड़ी या क्रस्ट में जो हमारी पूरी धरती है, इसमें जीवांश वनस्पतियों के सड़ने गलने से यह चट्टानें जब टूट करके आसपास बिखर जाती हैं, अपक्षरण द्वारा, अपरदन द्वारा, तो इसमें वर्षों की प्रक्रिया के द्वारा वनस्पतियां और जैविक प्रक्रिया के द्वारा जीव और वनस्पतियां मिल करके उसमें फासिस जीवाश्म के द्वारा भूमि को उर्वरा शक्ति से युक्त करते हैं। तो वनस्पतियों के सड़ने गलने से, जीवों के सड़ने गलने से जो मिट्टी हमारी उर्वरा से युक्त होती है, यह भूमि क्षरण जो समस्या है उसको विनष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। तो कृषि प्रधान देशों के लिए एक महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके हम चर्चा करेंगे तो भूमि क्षरण कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। तो पहला है भूमि क्षरण में जलीय अपरदन। जलीय अपरदन क्या है? जल के द्वारा जब मिट्टी जल के साथ कट करके बहती है तो उसे जलीय अपरदन कहते हैं। अपरदन जल के द्वारा होता है, जैसे वर्षा का पानी धरती पर गिरा और बहुत तेजी फ्लो से आगे जब बढ़ता है तो आसपास की मिट्टियों को काट करके बहा ले जाता है। ये ऊपरी जो परत होती है वही उपजाऊ होती है, और वर्षा का पानी जब वेग के साथ बड़ी तेजी मात्रा में एक दिशा विशेष की तरफ बहता है तो वह मिट्टी को काटता है। यह मिट्टी कटाव ही अपरदन है, और इस अपरदन को जल के द्वारा मानते हैं। यह अपरदन और कई तरीके से हो सकता है, वर्षा के द्वारा, नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा। तो एक जगह से दूसरे स्थान पर जब मिट्टी जाकर के निक्षेपित होती है, तो जहां से मिट्टी हट करके जाती है वह भाग तो बंजर हो जाता है, पांच हो जाती है मिट्टी। ऐसे में कृषि कैसे होगी? तो अपरदन में जल के द्वारा बहते हुए जल, वर्षा के जल, नदियों के बाढ़ के द्वारा, इस तरह जो कटाव होता है मिट्टी का, और नलिका अपरदन के द्वारा जो कटाव होता है, जैसे आपका मध्य प्रदेश चंबल का क्षेत्र जो है, बीहड़ का क्षेत्र जो है, यह पूरे विश्व में और नलिका अपरदन के नाम से जाना जाता है। साधारण शब्दों में खड्ड कहते हैं। तो यह जल के द्वारा जो मिट्टी कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसे हम कहते हैं जलीय अपरदन। दूसरा है वायु अपरदन। जब मिट्टी में नमी की मात्रा कम होती है तो मिट्टी शुष्क हो जाती है, और जब मिट्टी शुष्क हो जाती है तो वह मिट्टी एक दूसरे से संबद्ध नहीं रह पाती। ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में तेजी से अंदर चलते हैं, लू चलती है, तेज हवाएं चलती हैं। ये हवाएं क्या करती हैं? मिट्टी को अपने साथ, नमी रहित मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं, बहा के ले जाती हैं। जब तेज हवा चलती है तो वह मिट्टी को काटती है,
क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो मिट्टी के छोटे छोटे बड़े बड़े बारीक कण जब हवा के साथ बहते हैं तो मिट्टी को काटते हैं, और जब मिट्टी को वह काटते हैं तो इस तरह के कटाव को वायु के द्वारा, हवा के द्वारा अपर्दन करते हैं। उत्तर भारत में यह प्रक्रिया बड़ी तेजी से होती है, क्योंकि इस समय गर्मी के कारण मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो जाती है, और नमी की मात्रा जब कम होती है तो हवा तेजी से चलती है, और हवा से तेजी से चलने से जो मिट्टी कटती है उसे वायु अपर्दन करते हैं। हिमानी अपर्दन, बड़े बड़े पर्वतों पर, चोटियों पर जब हिम ग्लेशियर पिघल करके बड़े बड़े मलबे के रूप में जब सरकते हैं तो नदी की पेदी को काटते हैं, अपने किनारों को काटते हैं। हिमानी किसी बड़े पर्वतीय क्षेत्र से जब बर्फ पिघलती है, हिम बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके नीचे नदी के माध्यम से आगे बढ़ती है तो वह पेदी को भी काटती है, किनारों को काटती है। यह बड़े बड़े शिलाखंड जो बर्फ के होते हैं हिमानी कहे जाते हैं, और इस तरह के कटाव को हिमानी या बर्फ द्वारा कटाव की संज्ञा दी जाती है। लास्ट है समुद्री अपर्दन। समुद्री अपर्दन किसे कहते हैं? समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जब बड़ी तेजी से लहरें आती हैं, उन लहरों से टकरा करके तट किनारे कटते हैं। ऐसे कटाव को समुद्री कटाव कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में मिट्टी यदि मुलायम है, बलुई है, रेत है, सख्त नहीं है चट्टाने, तो वह कटेंगी। समुद्र में अनवरत लहरें उठती हैं, वह लहरें सागरों से टकरा करके, महासागरों के किनारों से टकरा करके वह तटीय क्षेत्र को काटती हैं। इस तरह के सागर, महासागर से तटीय किनारों से टकरा करके जब मिट्टी टूट करके, कट करके, अपर्दित हो करके समुद्र में विलीन हो जाती है, तो इस तरह के कटाव को समुद्री कटाव कहते हैं। इस तरह प्राकृतिक प्रकोपों में भूमि क्षरण एक महत्वपूर्ण समस्या है। भारत तो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के लिए किसानों के या बड़ी आबादी के जीविकोपार्जन या जीवन निर्वहन, खाद्यान्न, ये सारी समस्याएं हल हो सकती हैं यदि मिट्टी उपजाऊ है। और मिट्टी उपजाऊ कब होगी? जब इन सारे चारों कारकों से सुरक्षित रहेगी। यदि जलीय अपर्दन होगा, हवा के द्वारा अपर्दन होगा, समुद्र के द्वारा अपर्दन होगा, हिमानी के द्वारा अपर्दन होगा, तो कहीं भी कभी भी अच्छी मिट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे में भूमि क्षरण एक भयावह विकराल समस्या है, खास तौर से कृषि क्षेत्रों के लिए। अब इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा, इस बात की चर्चा करेंगे। इन कारणों से, इन 4 कारणों से भूमि का क्षरण होता है। यह 4 प्रकार से भूमि क्षरण के घटक हैं, कारक हैं। अभी चारों कारकों को रोकना है तो हम क्या करेंगे? यह टॉपिक में एक शब्द जोड़ देते हैं। यह पहला था भूमि क्षरण, अर्थात भूमि का कटाव कैसे होता है। तो 4 पॉइंट हो गए, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, हिमानी के द्वारा, समुद्र के द्वारा। यह चारों कारकों को रोकना है, रोकथाम करनी है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? हमें एज ए वनस्पतियों के विनाश को रोकना होगा। एक पौधा जब उगता है तो अपने साथ, अपनी जड़ों के साथ मिट्टी को बांध करके रखता है। जब मिट्टी को बांध करके रखता है तो मिट्टी में कटाव न हवा के द्वारा हो सकता है, न जल के द्वारा हो सकता है, न किसी अन्य घटक या अन्य कारक के द्वारा हो सकता है। यदि वनस्पति विहीन धरती है तो वहां मृदा कटाव होगा। इस मृदा कटाव को बड़े पैमाने पर रोकना है तो हम आप सभी को सबसे पहले वनस्पतियों से धरती को आच्छादित करना पड़ेगा। आज आधुनिक अंधी दौड़, पश्चिमी नकल, मॉडर्न दुनिया बनने के चक्कर में नगरों के निर्माण के लिए हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। जंगलों को काटना, वनस्पतियों को धरती से अलग कर देना, पूरी धरती नंगी हो गई। अब जब धरती नंगी हो गई तो ऐसे में मिट्टी की सुरक्षा कौन करेगा? जो सुरक्षा के सिपाही थे वह पौधे थे।
यह वनस्पतियां थी। वनस्पतियां अपने पत्तों को, फलों फूलों को नीचे गिराती हैं, वह सड़ गल करके एक अच्छा पोषक तत्व मिट्टी को प्रदान करता था, उसमें फसलें आती थी। हमने जंगल को काटा, वनस्पतियों को काटा, पूरी धरती को नंगी कर दिया। ऐसे में यदि मृदा क्षरण रोकना है, मृदा क्षरण की रोकथाम करनी है, तो हमको आपको क्या करना होगा? वनस्पतियों को कटने से बचाना होगा। इसीलिए हमारे यहाँ ऋग्वेद में कहा गया है कि एक पौधा 10 पुत्र के समान है, क्योंकि एक पौधा छाया देता है, एक पौधा ऑक्सीजन देता है, एक पौधा फल और फूल देता है। इतनी सुविधाएं कौन देता है? वनस्पतियां देती हैं। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा, फूलई फलई बिटप विधिनाना, मंजु ललित बर बेली बिताना, मंजु मंजुतर मधुकर श्रेणी, विविध बयार वह सुख देनी। यह सारा सुख वनस्पतियों के अभाव में कल्पना नहीं कर सकते। वनस्पतियां हैं तो जीवन है, वनस्पतियां हैं तो मिट्टी की सुरक्षा है। इसलिए धरती को वनस्पतियों से आच्छादित करना चाहिए। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी सरकारें वृक्षारोपण का कार्यक्रम तो चलाती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रहता है। ऐसे में लगी हुई वनस्पतियां, पौधे भी सूख जाते हैं। दूसरा है ढालू धरातल। यदि ढालू धरातल है, तीव्र ढाल है, तो वर्षा के द्वारा, हवा के द्वारा मिट्टी का कटाव तेज होगा। तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि भूमि क्षरण को, मृदा के कटाव को रोकना है, तो वनस्पतियों से धरती को आच्छादित करना पड़ेगा और ढालू धरातल से वंचित भूभाग को कहीं न कहीं हमको सुरक्षा प्रदान करनी है। ढाल तीव्र होगा, कटाव ज्यादा होगा। ऐसे में इन ढालों पर हम रोक सकते हैं मृदा कटाव को, तो पौधों लगा करके, वृक्ष लगा करके। यदि इन ढालों पर पौधे रहेंगे, वनस्पतियां रहेंगे, तो कटाव मृदा का रुकेगा। अधिक पशुचारण। पशु जब खुले में चरते हैं, जंगलों में चरते हैं, इन बगीचों में, आसपास के पौधों में, तो पौधों को तो नाश करते ही हैं। उनकी खुरों से नवजात पौधे, अंकुरित होने वाले बीज सब नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। और जब उनकी खुरें उस मिट्टी में पड़ती हैं, तो मिट्टी भी कटती है। ऐसे में जबरदस्त पशुचारण मृदा अपरदन का एक सहयोगी कारक है। यदि मृदा अपरदन को रोकना है, तो हमको अधिक पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा पशुचारण होगा, उतना ज्यादा अपरदन होगा। क्योंकि पौधे को खाने का काम, क्योंकि पशुओं का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? वनस्पतियां, झाड़ियां। तो जब वनस्पतियों, झाड़ियों को पशु खाएंगे, तो धरती से जंगल कहाँ रह पाएंगे? और उनकी खुरों से जो मिट्टी कटेगी, तो ऐसे में हवा भी उड़ा ले जाएगी और जल भी बहा ले जाएगा। तो पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। अवैज्ञानिक भूमि उपयोग, इस एक दौर में एक प्रचलन चल चुका है कि अब वैज्ञानिक तरीके से भूमि का उपयोग कर रहे हैं। जो कृषि योग्य भूमि है, वहाँ बड़े बड़े माल, मार्केट, दुकानें, सड़कें और बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। यह किसी भी देश के लिए, किसी भी नागरिक और विभाग के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। हमारी, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अच्छी भूमि पर ही अच्छी फसल आएगी। यदि उस रीली भूमि पर हम खेती करेंगे, तो उतना अन्न उत्पादन नहीं होगा और हमारी आबादी सुरक्षा के मुंह की तरह बढ़ रही है। इतने लोगों को भरण पोषण करने के लिए हम वैज्ञानिक तरीके से भूमि का उपयोग नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हम खाद्यान्न के लाले पड़ेंगे। एक बार फिर भारत को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि हम भूमि का कितना वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करें। पहाड़ी क्षेत्रों पर, निचले भूभाग पर या उसरीली भूमि पर ही कंस्ट्रक्शन के काम आवंटित किए जाने चाहिए। माल, शॉप, दुकान, रोडवेज, रेलवे, इन सारी चीजों की हमें जरूरत है, लेकिन ऐसी भूमि पर इनका कंस्ट्रक्शन हो। उत्तर प्रदेश भारत सरकार ऐसी भूमि पर अनुमति दे जो भूमि उपजाऊ नहीं है। वो उसरीली हो सकती है, पहाड़ी हो सकती है, पथरीली हो सकती है। इन भूमि पर यह कंस्ट्रक्शन हो
जो कृषि योग्य भूमि है उसका उपयोग केवल खेती के लिए होना चाहिए। अब वैज्ञानिक तरीके से भूमि का जो दोहन हो रहा है यह भी अपरदन का एक बड़ा घटक है, बड़ा एक कारक है। मिट्टी को हम नंगी छोड़ देते हैं, मेड़बंदी नहीं करते हैं, अवैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य को करते हैं। यदि भूमि की सुरक्षा करनी है तो मेड़बंदी करनी पड़ेगी, उल्टी दिशा में जुताई करनी पड़ेगी। यदि हवा पश्चिमी बहती है, जो स्वाभाविक गर्मियों के काल में पश्चिमी हवा चलती है, तो हमें उत्तर और दक्षिण जुताई करनी पड़ेगी। उत्तर और दक्षिण जुताई करने का कारण होगा कि हवा जब आएगी तो वह जो नाली बनेगी जुताई से उससे टकराएगी और मिट्टी रुकेगी। लेकिन यदि पूरब पश्चिम जुताई होगी तो पश्चिम से चलने वाली हवाओं के कारण मिट्टी का जो है कटाव होगा। इसलिए अवैज्ञानिक तरीके से मिट्टी का प्रयोग अपरदन को जन्म देगा। हमें मिट्टी अपरदन को रोकना है, भूमि अपरदन को रोकना है तो वैज्ञानिक तरीके से कृषि का उपयोग होना चाहिए, मिट्टी का उपयोग होना चाहिए, खेतों का उपयोग होना चाहिए। वर्षा का असमान वितरण, यदि बहुत तेजी से मृदा अपरदन हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? वर्षा का असमान वितरण है। कहीं बहुत बाढ़ आ जाती है, उससे मिट्टी कट जाती है, कहीं सूखा पड़ता है तो हवा मिट्टी को काट करके उड़ा ले जाती है। दोनों भांति हमारा नुकसान होता है, मिट्टी का नुकसान होता है। बाढ़ आने से भी मिट्टी कट करके बह जाती है जल के द्वारा, और सूखा पड़ गया तो मिट्टी से नमी चली जाती है, और जब मिट्टी से नमी चली जाती है तो शुष्क होने से हवा आती है, उड़ा करके चली जाती है। तो इस तरह असमान वर्षा भी अपरदन को जन्म देती है। परिवर्तनशील कृषि, परिवर्तनशील कृषि भी भूमि अपरदन को जन्म देती है। झूमी कृषि, जंगलों को काटा, खेती की, खेती में मिट्टी जब अनुर्वरा युक्त हो गई, जब तक उर्वरा शक्ति थी तब तक मिट्टी में खेती की। अब खेती नहीं हो सकती तो उस स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर चले गए। ये परिवर्तनशील प्रवृत्ति जो मानव की रही है शुरुआती दौर से, यह भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि परिवर्तनशील कृषि को हम स्थायित्व प्रदान करें और जहां जैसी भूमि है उसकी सुरक्षा प्रदान करें। मृदा की देखभाल, जहां आपका खेत है उस खेत की देखभाल बहुत जरूरी है। मिट्टी को, अपने खेत को, अपने उस कृषि वाले क्षेत्र को खुला छोड़ देंगे तो अपरदन होगा। अपने खेत की या कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा, देखभाल निरंतर होनी चाहिए। उसके लिए मेड़बंदी होनी चाहिए, मेड़ों पर पौधे लगाने चाहिए, झाड़ियां और बाड़ लगाने चाहिए। यदि आप खेत की देखभाल करते हैं तो निश्चित है मृदा अपरदन रुकेगा। पहले जमाने में लोग मेड़बंदी करते थे, खेतों की उल्टी दिशा में जुताई कर देते थे। जिधर से पानी आ रहा है या जिधर से हवा आ रही है उधर ठीक उल्टी दिशा में करते थे। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, यदि हवा पश्चिमी चलती है तो आपको उत्तर और दक्षिण जुताई करनी पड़ेगी। यदि पानी का बहाव पश्चिम से पूरब की तरफ है, ढाल पूरब की तरफ है, तब आपको उत्तर से दक्षिण जुताई करनी पड़ेगी। विपरीत दिशा में करने से मिट्टी की सुरक्षा होती है। तो खेत की देखभाल बहुत जरूरी है। इसके बाद नदियों की धारा में परिवर्तन। जैसे जिस क्षेत्र में नदी है, यदि उस क्षेत्र में बाढ़ बहुत तेजी से आती है तो मृदा का कटाव होगा। जैसे हमने कोसी का उदाहरण दिया, कोसी नदी में आए दिन इस तरह की समस्या होती है, हर साल उसमें बाढ़ आती है। और कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती है, तो जब मार्ग बदलेगी तो कटाव होगा, क्योंकि उसके जल क्षेत्र जो उसका बेसिन है वह अथाह हो जाता है। ऐसे में मृदा का कटाव होगा। तो ऐसी बाढ़ वाली नदियों की धारा को मोड़ करके उसके पानी को कम किया जा सकता है। यदि पानी को कम किया जाएगा तो मृदा कटाव नहीं होगा, बाढ़ नहीं आएगी। इसलिए हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि विनाशकारी नदियों को पहचान करें, उस विनाशकारी नदियों को चिन्हित करें जिसमें इस तरह की बाढ़ आती हैं, उसमें से नहरें निकाल करके, उसकी धारा को मोड़ करके, उसके जल क्षमता को रोक करके हम दिशा परिवर्तन करके बाढ़ को, अपरदन को, दोनों को रोक सकते हैं। इसलिए नदी की धारा में परिवर्तन एक प्रमुख घटक है अपरदन को रोकने का। लास्ट है जल बहाव में प्रतिरोध।
यदि किसी दिशा में बहुत तेजी से जल बह रहा है, ढाल तीव्र तो बहाव होगा, और जब बहाव होगा तो मृदा का कटाव होगा। ऐसे में बहाव और कटाव में गतिरोध पैदा करना है, प्रतिरोध पैदा करना है, ब्रेक लगाना है। ढाल तीव्र होगा, बहाव तेज होगा, बहाव तेज होगा तो कटाव तेज होगा। ऐसे में यदि वहां ब्रेकर का काम करते हैं, प्रतिरोध खड़ा करते हैं, एक बांध बना देते हैं या अवरोध खड़ा करते हैं, तो मृदा कटाव रुक जाएगा। ऐसे में इस तरह यदि भूमि क्षरण एक बड़ी समस्या है, आप इसको रोकना चाहते हैं, तो हमको इन सारे उपायों को करना पड़ेगा। पहली बात तो भूमि क्षरण, मृदा का कटाव कैसे होता है, इसकी चर्चा जलीय अपर्दन, वायु के द्वारा अपर्दन, हिमानी के द्वारा अपर्दन और समुद्री अपर्दन, इन 4 कारणों से अपर्दन होता है। और रोकथाम की बात है, यह रोकथाम की जो बात है कैसे हम रोकेंगे, ये 9 पॉइंट है। वनस्पतियों का विनाश रोक करके, ढालू धरातल पर गतिरोध खड़ा करके, अधिक पशुचारण को प्रतिबंधित करके, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग को बैन करके, वर्षा का समान वितरण को व्यवस्थित करें, परिवर्तनशील कृषि पर ब्रेक लगाएं, मृदा की देखभाल करनी पड़ेगी और नदियों की धारा में परिवर्तन ला करके, लास्ट पॉइंट है जल बहाव में गतिरोध खड़ा करके। इस तरह प्राकृतिक प्रकोपों में से एक मृदा अपर्दन के 4 कारण और इस 9 उपायों के माध्यम से इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। यदि आप नए हैं तो दुबे सर GS YouTube पर लिख करके सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो MA भूगोल 2nd सेमेस्टर में वैकल्पिक पेपर जो चुना गया छात्रों के द्वारा, उसका यह अंश है, प्राकृतिक प्रकोप, जिसका टॉपिक आज का है भूमि क्षरण। बंधुओं, यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। आगे आपको क्या पढ़ना है वो भी लिख करके बताएं, अगली वीडियो उस पर डालेंगे। जय हिंद।